हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का 5वां चैप्टर, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है वो देख लेते हैं हम। देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन से कैपिटल बनती है। कैपिटल हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि बिजनेस में पैसा लगाने को हम कैपिटल करते हैं, लेकिन ह्यूमन से कैसे पैसा निकलेगा। यानी कि अगर हम ह्यूमंस को बहुत अच्छे से एजुकेट करेंगे, वो बहुत अच्छे से स्किल्ड हो जाएंगे, उनको स्किल्ड काम सिखाएंगे, तो वो फिर आगे जाके पैसा कमाएंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो कुछ कुछ ऐसा ही मतलब है। हाँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही मतलब है, बस हमें इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। तो यही होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और नोट्स की तो ज़रूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये मैं आपको सारा का सारा बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ताकि चप्पा चप्पा कवर हो जाए हमारा। ओके, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज मेड ग्रेट डिफरेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जब से इंसान आए हैं, जब से उनका एवोल्यूशन हुआ है, तो सबसे बड़ा अच्छा सा डिफरेंस कौन सा आया है, ये एक फैक्टर के बारे में तुम सोचो, ठीक है। वैसे तो ह्यूमन की कैपेसिटी होती है कि वो अपने दिमाग में कई सारी चीजें स्टोर करके रखता है, नॉलेज को ट्रांसमिट करता है। मतलब अगर उसके पास कोई नॉलेज है तो दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करेगा। कैसे करेगा? जैसे मेरे पास नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपको ट्रांसमिट कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। कैसे? मैं बातचीत करके कह रही हूँ आपसे, कन्वर्जेशन के थ्रू, या फिर मैं कोई गाना गा के आपको सिखाऊं, या फिर आपको कोई लेक्चर दे के मैं कोई चीज या फिर कोई नॉलेज आपके अंदर ट्रांसमिट कर रही हूँ। तो ये ह्यूमन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन को ये चीज पता चल गई है कि अगर ह्यूमंस की अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो और उनके पास कोई अच्छी सी काबिलियत, हुनर या फिर स्किल आ जाए, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हमें यह पता है कि जो लेबर्स दैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, हमें पता है कि जो पढ़ा लिखा या फिर एजुकेटेड पर्सन होता है, उसकी जो स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। और हेंस ये जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है और बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काफ़ी अच्छी से कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन जो है is sought not only as it confers higher and earning capacity। एजुकेशन से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी आ सकती है, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वो लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं, प्राइड के साथ, एक गर्व के साथ रह सकते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस या फिर बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं एक बार जब वो एजुकेटेड हो जाते हैं तो, ठीक है। उनको समझ में आने लग जाता है कि सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस की ज़रूरत है, और साथ में वो समझने भी लग जाते हैं, उनके पास नॉलेज आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की, है ना। और वो नई नई चीज़ें भी बनाते रहते हैं, नई नई चीज़ इन्वेंट करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली एजुकेशन, है ना। मोर ओवर जो एजुकेटेड लेबर होता है उनकी अवेलेबिलिटी कैसे आ पाती है? जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे, है ना। नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो उसको कौन सीखेगा? न्यू न्यू लेबर सीखेगी, तो न्यू लेबर का जनरेशन होगा। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या स्ट्रेस किया है कि हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ लानी चाहिए हमारे नेशन में, जिससे कि हमारे नेशन की बढ़ोतरी हो जाए। कुल मिला के सारा फोकस किसके ऊपर है? एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन की वजह से ही एक इंसान की बढ़ोतरी हो पाती है और वो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा पूरा साथ देता है। जैसे मान लो मैंने अभी स्कूलिंग करी, उसके बाद कॉलेज किया, और उसके बाद मास्टर्स एंड ग्रेजुएट लेवल किया, बीएड करी, तो उससे क्या होगा? मैं इतनी एबल हूँ कि मैं जो चीज़ मुझे आती है वो आपको ट्रांसमिट कर पा रही हूँ थ्रू द लेक्चर मेथड या फिर थ्रू कन्वर्जेशन मेथड। तो उससे एजुकेशन की वजह से ही तो हुआ है ना। तो ऐसी एजुकेशन, जिस भी फील्ड में आप एजुकेशन लेते हो, तो उसी की वजह से आप जो है डेवलप बनते हो, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है ना, वो चीज़ हमें पढ़नी है। जस्ट एज द कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे एक कंट्री जो है, फिजिकल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे साधन जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो एक कंट्री जो है वो कोई भी फिजिकल रिसोर्स, जैसे लैंड लगा लो, उसको फिजिकल कैपिटल में बदल सकती है। फिजिकल कैपिटल मतलब कि एक ऐसी कैपिटल या फिर एक ऐसा पैसा जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी कि लैंड का पैसा कैसे बन सकता है? अगर हम उस लैंड को रेंट पर देंगे तो ही तो वो फिजिकल कैपिटल बन पाएगा, है ना। लाइक, और उसके ऊपर अगर हम फैक्ट्रीज लगा देंगे तो फैक्ट्रीज से पैसा आएगा। तो लैंड
लैंड जो कि फिजिकल रिसोर्स है उसको हम फिजिकल कैपिटल में बदल सकते हैं, उसको हम पैसे बनाने की मशीन बना सकते हैं, है ना। सिमिलरली हमारे कंट्री के पास ये भी ताकत होती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल में बदल दे। जैसे हमने फिजिकल रिसोर्स को फिजिकल कैपिटल में बदला, वैसे ही जो ह्यूमन है उसको हम ह्यूमन कैपिटल में बदल देते हैं, जैसे कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गया, इस तरीके से, है ना। अब सोसाइटी नीड सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल चाहिए, है ना। जो इंसान एजुकेटेड होंगे, जो इंसान ट्रेंड होंगे, वही ह्यूमन कैपिटल बन पाएंगे। दूसरे वर्ड्स में हमें गुड ह्यूमन कैपिटल चाहिए हमारे देश में, जैसे कि नर्सेज, फार्मर्स, किसान, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब हमें चाहिए ताकि हमारे देश की बढ़ोतरी हो जाए। दिस मीन्स दैट अगर हम इंसानों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हम जो है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमन कैपिटल जो है वो बना सकते हैं। अब हमें समझना है कि एक्चुअल मतलब क्या होता है ह्यूमन कैपिटल का। हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हम इंसानों के अंदर पैसा लगाएंगे, कैसे पैसा लगाएंगे, उनकी एजुकेशन में या फिर उनकी ट्रेनिंग में या फिर उनके स्किल डेवलपमेंट में, तो फिर वो क्या बन पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स विल टर्न इनटू ह्यूमन कैपिटल। बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स वी कैन टर्न इनटू ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पर थोड़ा और हमें पूछा है कि अब हम एक्चुअल में जानेंगे ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, किन किन क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से सोर्सेज चाहिए हमें ह्यूमन कैपिटल के लिए, क्या रिलेशन है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री का, क्या ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंसानों की डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इसलिए हम ह्यूमन कैपिटल को बाद में जाके ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, और गवर्नमेंट का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, सो हम इन चारों क्वेश्चंस को ही एक एक करके एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें बताया गया था। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल से। तो अब ह्यूमन कैपिटल बनेगी कैसे, ह्यूमन जो है वो उसके अंदर से ह्यूमन कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। अगर हम एजुकेशन में पैसा लगाएंगे, अगर हम एजुकेशन में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स वही होता है कि एक इंसान में से इंसान की कैपिटल बन जाए, है ना। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। अगर हम ठीक ही नहीं होंगे, अगर हम सही सिक नहीं होंगे, तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। अगर हम बीमार होंगे तो फिर काम कैसे हो पाएगा, ह्यूमन बीमार होंगे तो हमसे काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो हम पैसे कैसे जनरेट करेंगे, पैसे जनरेट नहीं कर पाए तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे होगी, समझ रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ भी जरूरी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग होगी तभी वो इंसान अच्छे से काम कर पाएगा, समझ समझ के काम कर पाएगा, अपना बेस्ट दे पाएगा, और फिर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी को प्रॉफिट होगा। फिर माइग्रेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इंफॉर्मेशन एज आर द अदर सोर्सेज। माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या होता है माइग्रेशन, कि जैसे कि यहाँ के डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, वो हमारे देश से दूसरे देश में जा रहे हैं बेटर सैलरी के बेटर सैलरी के लिए, बेटर प्रोस्पेक्टस के लिए, तो उससे भी ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ का वो सीख के आएगा, है ना। और इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये सारे सोर्सेज भी हैं एजुकेशन के अलावा, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब मेन बात ये है कि पेरेंट्स क्यों हमारी एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे, है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे एक कंपनी जो है वो मशीन के ऊपर पैसा लगाती है, वैसे ही पेरेंट जो है वो हमारी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाते हैं। अगर एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे तो जैसे मान लो एक कंपनी ने मशीन खरीद ली, तो उससे क्या होगा, वो गुड्स बनेंगे, वो गुड्स को बेचेगी, उसको प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर पेरेंट्स हमारे बच्चों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाते हैं तो फिर वो बच्चे आगे जाके कमाने के लायक हो जाएंगे और फिर वहां से प्रॉफिट या फिर पैसा आएगा। सो वो इसी वजह से पैसा लगाते हैं। लाइक वाइज इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इसलिए इंडिविजुअल जो है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर इनकम है वो बढ़ जाए। ठीक है, लाइक एजुकेशन, एजुकेशन के लिए हेल्थ जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ सही होगी एक देश के, मतलब एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी हेल्थ सही होगी तो ही हमारे नेशन की बढ़ोतरी हो पाएगी, क्योंकि इंसान ठीक होंगे तभी काम कर पाएंगे ना वो, अगर नहीं ठीक होंगे तो फिर कैसे काम करेंगे, इस तरीके से। अब आप खुद बताओ कि कौन ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, एक बीमार आदमी या फिर एक हेल्दी इंसान। अगर एक सिक इंसान होगा तो वो नहीं कर पाएगा काम और उससे फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ सिस्टम को भी हमारे देश में
सुधारना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हम पैसा लगाएंगे मेडिसिन के ऊपर, जैसे वैक्सीनेशन के ऊपर, क्यूरेटिव मेडिसिन के ऊपर, मतलब जो बीमारी के टाइम पे मेडिसिन लगती है, और सोशल मेडिसिन के ऊपर, सोशल मेडिसिन माने कि हेल्थ की लिटरेसी के उसके ऊपर, मतलब हम अवेयरनेस फैला रहे कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके से। और थोड़ा बहुत प्रोविजन लेके साफ़ सुथरा पानी हमें पीना चाहिए, हमें साफ़ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें पैसा लगाना पड़ता है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ एक्सपेंडिचर से क्या मतलब होता है कि अगर हम हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारी सरकार हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इसका मतलब है कि हेल्दी ह्यूमंस प्रोड्यूस होंगे, हेल्दी ह्यूमन फोर्स होगी, है ना। और इसी की वजह से हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन पाएगी। ठीक है, अब जो फर्म्स है, जो कंपनीज है, वो किसके ऊपर पैसा स्पेंड करती हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। जो भी उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, वो लोगों के ऊपर पैसा खर्चती है उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट फॉर्म्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। या तो वर्कर्स को ट्रेन किया जाए किसी एक बॉस की निगरानी में, किसी एक स्किल्ड वर्कर की निगरानी में, कि मैं उनको काम सिखाऊंगा। और दूसरा ऐसा होता है कि वर्कर को जहाँ पर वो काम कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, कहीं उसको दूर भेज दिया जाए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों केस में चाहे कोई सुपरविजन रखना पड़े, या फिर उस वर्कर को किसी दूसरी जगह पर भेजना पड़े ट्रेनिंग के लिए, दोनों के दोनों में फर्म जो है उसका पैसा खर्च होता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं। अब क्या होता है, तो इसलिए फर्म जो है पहले पैसा लगा देती है उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। बाद में क्या होगा, फर्म उसी ट्रेनिंग का बेनिफिट लेगी, क्योंकि एक इंसान को काम आ जाएगा, उस इंसान को काम आ जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो कंपनी में उसी तरीके से अच्छा अच्छा काम करेगा, अच्छा अच्छा काम करेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो जितना पैसा उसने ट्रेनिंग के ऊपर लगाया कंपनी ने, उतना पैसा, उससे ज्यादा पैसा तो उसको वो वर्कर ही दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आती है माइग्रेशन की बारी। लोग जो है वो माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए, हायर सैलरी मिल जाए, मतलब एक जगह उनको, जहाँ पर अभी वो फिलहाल रह रहे हैं, तो उनको इतना अच्छा पे पैकेज नहीं मिल पाता, या फिर जॉब नहीं मिल पाती, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ताकि उनको हाई सैलरी मिले। अब सबसे ज्यादा गांव के लोग जो हैं वो शहर में इसलिए आते हैं ताकि क्योंकि वहां पे बेरोजगारी है। टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन है, जैसे कि इंजीनियर और डॉक्टर्स, वो दूसरे दूसरे देशों में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा हाई सैलरी मिल जाती है ना, उन कंट्रीज में। दोनों केसेस में, चाहे माइग्रेशन रूरल से अर्बन हो या फिर वन कंट्री टू अनदर हो, दोनों केसेस में ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। जैसे मान लो इंडिया का इंसान अमेरिका में जाता है, तो वहां पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और साथ ही साथ दिमाग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हम एक अलग अजीब माहौल में आ जाते हैं, एक अलग माहौल में आ जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है वहां पर, लेकिन वहां पे जो कमाने की कॉस्ट होती है, जो काम की कॉस्ट होती है, मतलब सैलरी होती है, वो ज्यादा मिल जाती है, तो वो इन सारी कॉस्ट को कवर कर लेती है, जैसे कि जानने के खर्चे को, लिविंग के खर्चे को, और साइकोलॉजी के खर्चे को। ठीक है, या फिर हाँ, साइक्लो कॉस्ट को भी वो कवर कर लेती है, जो आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर जो हम माइग्रेशन पे कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है, क्योंकि वो वहाँ के सेटअप का स्किल सीख रहा है कोई इंसान, है ना। अब लोग जो है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करते हैं। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? जैसे मान लो हम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले पूरी मार्केट एनालिसिस करते हैं कि जिस चीज़ का कोर्स हम करना चाहते हैं, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है, और हम सब कुछ सारे फैक्टर्स देखते हैं। जैसे कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम ये कोर्स करेंगे या फिर ये एजुकेशन अगर हम पाएंगे, तो हमें उसके बाद कितनी सैलरीज मिल सकती हैं, कितनी इसके लिए जॉब्स हैं, जिस कॉलेज में हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं क्या वो सही कॉलेज है हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए, जॉब दिलवाने के लिए, है ना। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी, ताकि हम अपने लाइफ के फैसले, या फिर जो हमारी एजुकेशन पे खर्चा होना है उसके फैसले हम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली ले सके, और हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाए। क्योंकि अगर वो डिसीजन सही होगा, तभी तो हम आगे जाके बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, फ्यूचर में हमारी इंक्रीज इनकम होगी। और अगर वही डिसीजन गलत हो गया, तो फिर हम इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे इन द फ्यूचर, जो इन्वेस्टमेंट लगेगी उसका इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आ पाएगा, है ना। सो एक्सपेंडिचर जो हम लगा रहे हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल कैपिटल वो होता है जिसको हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो
एक लैंड है वो फिजिकल रिसोर्स है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन उसी लैंड को अगर हम रेंट पे दे दें, या फिर उसी लैंड पे हम कोई कंपनी सेटअप कर दे, या फिर उसी लैंड पे अगर हम कोई फैक्ट्री सेटअप कर दे, तो उससे आगे जाके पैसा आएगा, तो वो फिजिकल कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल मतलब पैसा, है ना। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल बेसिकली हम ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक और था जो मैंने आपको समझाया था ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन। तो उससे क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल बनता है। अब इस बॉक्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इसमें यही बताया हुआ है कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। फिजिकल कैपिटल जो है वो एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है, इससे पैसा आता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये एक ह्यूमन की लाइफ का ही पार्ट होता है। जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें क्या करना चाहिए अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, हमें क्या काम करना चाहिए, तो ह्यूमन कैपिटल जो है एक लाइफ का पार्ट है, सोशल प्रोसेस है। बल्कि फिजिकल कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है, वो मैंने आपको बता दिया। फिजिकल कैपिटल को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ये टैंजिबल है, और इसको अगर हम बेचना चाहे, मतलब फैक्ट्री को या फिर लैंड को अगर हम बेचना चाहे, तो आराम से बिक सकती है, उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। जबकि ह्यूमन कैपिटल को ना तो हम देख सकते ना छू सकते, तो ये इंटैंजिबल है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी ओनर, जो हम ओनर होता है उसके माइंड और बॉडी में बनता है। ह्यूमन कैपिटल को हम बेच नहीं सकते, बल्कि हमारे दिमाग से जो सर्विसेज बनाई जा सकती हैं वो सिर्फ हम बेच सकते हैं, ठीक है। अब जो फिजिकल कैपिटल होती है वो अपने ओनर से, उसके मालिक से अलग हो सकती है। जैसे कि लैंड है, वो अपने मालिक से तो अलग ही होती है, वो सेपरेबल है। जबकि ह्यूमन कैपिटल अपने मालिक से अलग नहीं हो सकती। क्या आपका दिमाग आपसे अलग हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वो तो आपके अंदर फिट हो गया तो फिट हो ही गया। तो फिर ह्यूमन कैपिटल तो आपके दिमाग में ही होगी ना, तो वो आपसे अलग नहीं हो सकती। ह्यूमन कैपिटल जो है वो हिलडुल नहीं सकती, वो एक ही जगह रहती है। जबकि फिजिकल कैपिटल जो होती है उसको हम बनाते हैं, हिलडुल सकती है, ठीक है। हिलडुल वगैरह आप मत लगाओ, वो ऐसे लिख दो कि दैट कैन बी बिल्ट, वो बनाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कंटिन्यूअस यूज करोगे मशीन का, तो उससे उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब धीरे धीरे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाता है, तो धीरे धीरे किसी भी एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? डेप्रिसिएशन तो होता है, मतलब उसकी ह्यूमन कैपिटल की जो उम्र है वो घटती जाती है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। कैसे? जब आपकी उम्र बढ़ती रहती है। लेकिन हम इसको रोक सकते हैं कैसे? अगर हम एजुकेशन में या फिर हेल्थ में इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो फिर ह्यूमन कैपिटल जो है उसका डेप्रिसिएशन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट नॉट ओनली द ओनर, ह्यूमन कैपिटल जो है ओनर को भी बेनिफिट देता है, बल्कि सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है। सो इसलिए हम ह्यूमन कैपिटल को एक्सटर्नल बेनिफिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल जो है उसी की वजह से ह्यूमन कैपिटल बन पाता है। और कुछ सिमिलैरिटीज भी है दोनों कैपिटल में, और कुछ डिसिमिलैरिटी है, जो कि आप बॉक्स नंबर 5.1 यानी कि इस बॉक्स में आप देख सकते हो। तो हमने सारी की सारी चीजें फिजिकल कैपिटल की भी और ह्यूमन कैपिटल की भी डिस्कस कर लिया। अब क्या ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन की कैपिटल है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाती है या फिर नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द नेशनल इनकम, कौन नेशनल इनकम को बढ़ा सकता है? एक इंसान जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल? तो हमें पता है कि जो लेबर स्किल है एक एजुकेटेड पर्सन की, मतलब कुल मिला के जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो ज्यादा नेशनल इनकम को बढ़ा पाता है देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है? कि हमारे देश की जो इनकम है वो बढ़ जाए, यही मतलब होता है ना, कि हमारे देश की इनकम बढ़ रही है। नेचुरली अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ को देन एन अनलिटरेट पर्सन। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा देन एन सिक पर्सन, ठीक है। सो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ बोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनके साथ साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ भी चाहिए होती है। किस चीज़ के लिए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। और ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो पढ़ा लिखा है या फिर एजुकेटेड है वो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है ना। सो दिस एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर उनके पास पैसा आएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ पाएगी, है ना।
अब आगे देखो क्या होता है, वो साथ के साथ अलग अलग इनोवेशन कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी हमारे देश की, साथ के साथ इनोवेशन भी कर पाएंगे, और क्या होता है नई नई टेक्नोलॉजीज भी बना पाएंगे। तो एजुकेशन जो है वो एक नॉलेज प्रोवाइड करती है, हमें ज्ञान प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम चेंजेस जो होता है हमारी सोसाइटी में उनको समझ पाते हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट समझ पाते हैं, उसके बाद इन्वेंशन कर पाते हैं, इनोवेशन कर पाते हैं, है ना। और सिमिलरली जो एजुकेटेड लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ पाती है, और जो एजुकेटेड जो पढ़ी लिखी लेबर होती है उसको न्यू टेक्नोलॉजी समझने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से ग्रास्प कर जाती है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, इस तरीके से। अब एक और चीज देखो, एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेदर नेबुलस। इसका अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब अगर ह्यूमन एजुकेट हो जाएंगे और एजुकेटेड ह्यूमंस अगर बढ़ जाएंगे, वो पैसा अच्छे से कमाने लायक हो जाएंगे, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ सच्ची में बढ़ेगी, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी रेट से बढ़ेगी, ये चीज क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन को देखें तो उसको भी हम कुछ सालों में ही नापते हैं, जैसे पहले स्कूलिंग है, फिर कॉलेज है, फिर मास्टर्स लेवल है, तो ऐसे ऐसे उसके बाद जॉब है, तब जाके कुछ ना कुछ हो पाता है ना। उसके बाद टीचर प्यूपल रेशियो की कितने बच्चों पे कितनी टीचर्स हैं, एनरोलमेंट रेट कितने बच्चे स्कूल में दाखिला या फिर एडमिशन ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, हेल्थ सर्विस कैसी है, उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में नापें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 1000 न्यू बॉर्न बेबी में से कितने की जो मतलब लाइक कितने की डेथ हो रही है, तो इनफैंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। तो इससे मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे ना क्लियर आइडिया नहीं हो पा रहा है कि हमारे देश का स्टेटस क्या है, वो अच्छे से ट्रू हेल्थ स्टेटस नहीं दिखा पा रहे हैं, अच्छे से हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम अच्छे से मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ेगी तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो मेजरमेंट प्रॉब्लम की वजह से हमें लग रहा है कि पता नहीं है, इस चीज़ का क्लियर आइडिया नहीं है कि अगर एजुकेटेड पर्सन बढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े ही बढ़े। अब आपने भी देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड लोग तो बढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन बेरोजगारी है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर एजुकेटेड इंसान बढ़ गए तो देश की डेवलपमेंट हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में। अब यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज में वो तो फास्टर हो रही है, मतलब वही मैंने आपको बोला कि कंट्री में एजुकेटेड लोग तो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम या फिर जो नेशनल इनकम है या फिर जो एवरेज इनकम है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है कि दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब ह्यूमन कैपिटल का लेवल तो ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रोथ ऑफ इनकम है, इनकम का लेवल या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल वो इतना ज़्यादा हाई नहीं हो पा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ह्यूमन कैपिटल है तो फिर हाई लेवल ऑफ इनकम भी होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर इंडिया को क्यों लगता है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल को इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उनको इस चीज़ की ये बात उनको तब समझ में आई जब 7th ईयर प्लान आया, उसमें कहा गया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी आप ह्यूमन कैपिटल पढ़ रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश तभी डेवलप कर पाएगा, स्पेशली उन देशों के लिए जिनकी लार्ज पॉपुलेशन है। तो वहाँ के लोग अगर पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे, उनको काम करना आता होगा, तो हमारा देश काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा, है ना। अब ट्रेंड और एजुकेटेड जो है वो उसकी वजह से ये हमारे देश के एक एसेट बन जाएंगे ऐसे लोग, और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता रहेगा। सो अब यहाँ पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चीज़ है करनी कि सारे के सारे लोग जो है एजुकेटेड हो, वो थोड़ी सी करनी मुश्किल है, ताकि इससे ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि जितना हम एफर्ट कर सकते हैं उतना हमने एफर्ट करा, बट इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत ही लाइक अभी भी उतना नहीं करा जा सका जितना हमने सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल 5.1 में देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इतनी है, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट, तो ये सारे ईयर्स की यहाँ पर दी गई है जो कि
थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुआ है, थोड़ा बहुत डिक्रीज भी हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा है कि ये सेक्टर्स जो है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, ग्रोथ जो है हर सेक्टर में हो रही है, और एक की ग्रोथ दूसरे के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जो 2020 में हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो कहती है कि पूरे समाज में या फिर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत सारी चेंजेस हो रही है नॉलेज को लेकर, ज्ञान को लेकर, है ना। बहुत सारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से बहुत लोग जो है मशीन लर्निंग की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, और काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि मैनी अनस्किल्ड जॉब, जो बहुत सारे मतलब देशों में, पूरे विश्व में जो अनस्किल्ड जॉब है, जहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वो जॉब्स जो है वो मशीन ने ले ली है। और मशीन को चलाने के लिए भी स्किल्ड वर्कफोर्स का होना ज़रूरी है। तो उन मशीन को कौन चला पाएगा? जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग की नॉलेज होगी, और साथ ही साथ मैथमेटिक, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी होगी। तो लोग जो हैं इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो उसने भी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं स्कूल लेवल से ही, इवन 6th क्लास से ही, कि हमें बच्चों को ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स जो है वो सिखानी होंगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स यही ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ सोशल साइंस भी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटीज़ भी ज़रूरी है। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि हमारे पर्यावरण में क्लाइमेट चेंज होता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे घट रहे हैं। तो इससे किस चीज़ का पता चल पाएगा, और पूरे देश को या फिर पूरे विश्व को उनकी खाने की डिमांड कैसे पूरी होगी, उनकी पानी की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, उनकी हाइजीन का कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो उसके लिए भी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत चाहिए जिनको फिजिक्स आती हो, बायोलॉजी आती हो, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस, सोशल साइंस, ये सब चीज़ें आती हो। इन लोगों की भी बहुत डिमांड है। अगर जैसे मान लो कोई पेंडेमिक आ गया, जैसे कोरोना ही आया था, या फिर कोई एपिडेमिक आ गया जैसे कि इबोला आया था, तो उन सारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी ऐसे ऐसे वैक्सीन की ज़रूरत है, उनको बनाने की जरूरत है इन सब वायरसेस से लड़ने के लिए। तो वो कौन बनाएंगे? जो कि बहुत तगड़े तगड़े साइंटिस्ट होंगे। तो यानी कि हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट का अपना ही महत्व है ना। सो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की भी बहुत ग्रोइंग डिमांड है। अब इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करता जा रहा है ना। डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करता जा रहा है। इवन पूरे विश्व में 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आ जाएगा। अभी तो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में, लेकिन अब पूरे विश्व में वो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आएगा। और वो कैसे आ पाया? क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो नॉलेज बढ़ा रहे हैं अपनी, है ना। जितनी ज़्यादा वो नॉलेज बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा वो एजुकेट होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा जो देश है वो नई नई चीज़ें करता जाएगा, नई नई चीज़ें करेगा, नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, नए नए बिजनेसेस करेगा। तो फिर हमारा देश जो है वो टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएगा। ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि आज तक इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, उसने 20 सालों से बहुत अच्छी इम्प्रेसिव रिकॉर्ड्स दिए हैं। जितने भी एंटरप्रेन्योर, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन है, वो अब इंडिया जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं, इंडिया के लोगों के पास नॉलेज आ रही है। और जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, उन्होंने ये भी शेयर किया है कि इंडिया के लोग इतना खुद को एडवांस बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये देखा है कि जो गांव के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो तो आजकल ईमेल भी यूज कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कितना ज्यादा बदलाव आ गया आईटी की वजह से, है ना। अब सरकार भी जितनी भी चीजें यूज करती है, वो भी हर चीज के ई पोर्टल बना रही है। पहले आपको आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवाने के लिए आपको इतनी लंबी लंबी लाइनों में या फिर दफ्तरों में चक्कर लगाने होते थे, लेकिन अब तो आप घर पे ही ई गवर्नमेंट की साइट से, जो आधार कार्ड यूडाई वेबसाइट है, उससे आप सारा काम घर बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिस्टम आप करवा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लास्ट में ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आईटी बेस्ड सर्विसेज जो कि गाँव में, रूरल एरियाज में, स्पेशली अर्बन एरियाज में भी स्टार्ट हुई है, तो उससे ह्यूमन की बढ़ोतरी होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और आईटी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रही है। अब हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, नाउ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों टर्म्स जो है वो साउंड तो सिमिलर करती है, लेकिन इन दोनों में फर्क है काफी ज्यादा। क्या फर्क है? ह्यूमन कैपिटल जो होती है उसका क्या मतलब है कि एजुकेशन और हेल्थ की वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी बनती है, मतलब कि बढ़ती है। इसका क्या मतलब है कि हम जो लेबर बनती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, वो
अच्छे अच्छे से जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है कि एक इंसान जो है बहुत अच्छा है, वेल बींग है, उसकी हालत भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, उसकी एजुकेशन भी अच्छी है ना। और ह्यूमन की डेवलपमेंट या फिर बढ़ोतरी तभी हो पाती है जब उसे लिखना आता हो और पढ़ना आता हो, ताकि उसकी जो है लंबी और हेल्दी लाइफ रहे, है ना। तो डेवलपमेंट कैसे हो पाती है, आपकी बढ़ोतरी कब हो पाती है जब आपको रीडिंग एंड राइटिंग आती हो, ठीक है। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बढ़ोतरी की बात कर पा रहे हैं। इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको पढ़ना आता है या फिर अगर आप हेल्दी हो और अगर आपको लिखना भी आता है तो फिर आपको कोई काम ही करना है या फिर आपको कोई प्रोडक्टिविटी करनी है, आपको कोई इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं, जो कि हेल्दी भी हैं, लेकिन दे आर नॉट सर्विंग एनी पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का वो पार्ट नहीं है। सो दैट थिंग्स कम अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। सो दे विल एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू, जो वैल्यू करते हैं उनके लिए वो चॉइसेस बनाते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन बींग को ऐसे ट्रीट करते हैं एज अ मीन्स टू एंड, मतलब कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो हमारे देश की इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम एजुकेशन में और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे सो वो अनप्रोडक्टिव नहीं होगी, है ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी बस वेलफेयर हो रही है, ह्यूमन की वेलफेयर आ रही है कि हाँ उनको पढ़ना लिखना भी आता है, हाँ उनकी हेल्थ भी ठीक है। उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एज कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर फॉर बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ जो है वो सबका एक राइट है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करे। लेकिन सबको बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ तो होनी ही चाहिए उनकी। ये सभी का राइट है, हक है कि उनको बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर मिले, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी लाइफ और लिटरेट एंड हेल्दी लाइफ जी सके, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल का फंडा था। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इंडिया में। अब हमने पहले ही देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें एजुकेशन में, हेल्थ में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों में पैसा लगाना पड़ेगा। और एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। हमें पता है इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है, मतलब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, जिसके अंदर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हो, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और विलेज पंचायत आते हैं, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जो है मेंशन करता है हर एक लेवल को कि सेंट्रल लेवल का ये रोल है, स्टेट लेवल का ये रोल है एजुकेशन में, लोकल लेवल का ये रोल है एजुकेशन में। तो सभी सेक्टर को या फिर सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कुछ खर्चा करना पड़ता है एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे, ठीक है, तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को या फिर तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, है ना। तो अभी हेल्थ के बारे में तो कि गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर क्या क्या करा वो तो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अभी हम सिर्फ एजुकेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने कभी ये सोचा कि इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? तो यहाँ पर इंडिया का एजुकेशन सेक्टर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में। अब हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है हर जगह थोड़ा बहुत हिस्सा ले लेती है, फिर थोड़ा बहुत इंटरवीन करती है। क्यों करती है? क्योंकि लोगों की भलाई हो, सोशल बेनिफिट हो। अब हर चीज अगर प्राइवेट वालों के हाथ में आ जाएगी तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे, है ना, हाई फाई रेट चार्ज करेंगे सर्विसेज के नाम पे। बट हमारी गवर्नमेंट जो है इंसानों की भलाई के बारे में सोचती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल सोचती है ना। अब वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में सोचेगी तो फिर उससे ये भी पता है हमारी गवर्नमेंट को कि इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है और यहाँ पर इंडिया में रिच क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और पुअर क्लास लोग भी हैं। तो हर कोई जो है इतने ज़्यादा फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा और प्राइवेट तो अपनी मनमानी करते किसी की सुनती नहीं है। तो गवर्नमेंट उसके अंदर एजुकेशन के अंदर इंटरवीन ज़रूर करती है ताकि वो हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन जो है या फिर बेसिक हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके, है ना।
मान लो अगर कोई बच्चा है वो किसी सेंटर में घुस गया, स्कूल में घुस गया, फिर हेल्थ केयर सेक्टर में घुस गया, उससे पैसे हड़प लिए लेकिन उसको सर्विसेज नहीं मिली, तो यहाँ पर ये तो गलत डिसीजन हो गया ना, उस बच्चे को तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में करवाना पड़ेगा। सो इसलिए इंडिविजुअल का ऐसे डैमेज ना हो तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है ताकि करेक्ट प्राइसेस जो है वो ले लिए जाए, है ना। अब इंडिया में मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है, यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि एनसीईआरटी, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, यूजीसी और एआईसीटीई, है ना। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंडर सारा का सारा काम होता है एजुकेशन से रिलेटेड या फिर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, या फिर आप सीबीएसई भी कह सकते हो, है ना। सिमिलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो सारा का सारा हेल्थ का मामला देखती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, AIMR। तो ये सब इनके आप नाम याद कर लेना, ये आ सकता है वन वर्ड में। तो ये हेल्थ सेक्टर को देखते हैं। सो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, इसके अंदर बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन है, जो कि बहुत सारी पॉपुलेशन तो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। बहुत सारे लोग जो है बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, ये इंडिया के सिटीजन्स को ये हक है, ये राइट है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो मिले, एजुकेशन मिले, और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट की उनको हेल्थ सर्विसेज भी मिले, ठीक है। कैसे मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कानून लेके आई है वो कि जो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे होंगे उनको फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मिलेगी एंड हेल्थ भी मिलेगी, ठीक है। तो ताकि ये जो सपना है कि सभी को एक बेसिक एजुकेशन हो वो सबको पता हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की, इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर है उसके बारे में हमें बात करनी है, ओके। यहाँ पर देखो आपको ये समझ, ये कभी आपने सोचा कि गवर्नमेंट ये जो खर्चा है वो कितना खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, तो दो तरीके से वो खर्चा करती है, दो तरीके से हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को समझ सकते हैं। पहला एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये जो है एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका क्या मतलब है कि एजुकेशन जो है वो एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट भी देखेगी एजुकेशन को, ठीक है। और ये जो दूसरा एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ GDP, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट लोग बाग अपनी इनकम का कितना परसेंट दे रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। मतलब ये दूसरा वाला जो प्रोसेस है वो तो लोगों की इनकम से रिलेटेड है, मतलब लोगों की इनकम में से ही थोड़ा 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 लिया जा रहा है ताकि ताकि एजुकेशन का खर्चा लिया जाए, और दूसरा गवर्नमेंट खुद से भी अपने बजट में से लगाती है पैसा, ठीक है। सो ड्यूरिंग 1952 से लेकर 2014 तक जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर हुआ है एज इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो जो है 7.92 से लेकर 15.7 तक बढ़ा है, और जो GDP वाला है वो 0.6 से लेकर 4.13 तक आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है जो कि इंडिविजुअल्स उठा रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशन उठा रहे हैं, वो ये देखा जा रहा है कि एजुकेशन पे ये जो राइज और फॉल हो रहा है, कभी एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है घट रहा है, लोग बाग कभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ये बढ़ते ही रहना चाहिए ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो एजुकेटेड बने और सबसे ज्यादा हायर क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर शुड बी हायर, है ना। अब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 6 to 8, ठीक है, वो ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जबकि जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई है, हायर और टर्शरी एजुकेशन जो सिस्टम है कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पर पैसा कम लगाया जा रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो गवर्नमेंट अगर हम देखा जाए तो कॉलेज लेवल पे कम पैसा लगा रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे वो ज़्यादा पैसा लगा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ लेके आई है वो कि जो 6 साल से लेकर 14 साल का बच्चा है उसको हम एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा खर्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पे लगा रही है, नॉट ऑन दी टर्शरी एजुकेशन, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होता है, दिस डज नॉट मीन दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसका ये
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्कूल एजुकेशन को तो हमें एक्सपैंड करना ही करना चाहिए, लेकिन हमें साथ के साथ सारे लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना चाहिए। सबका एक्सपेंडिचर यानी कि सबका जो बजट का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ना चाहिए। कॉलेज लेवल पे भी पैसा लगाना चाहिए, एलिमेंट्री पे भी, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे भी, प्राइमरी एजुकेशन पे भी, सब पे पैसा लगना चाहिए। ठीक है। 2014 और 15 में जो पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर था एलिमेंट्री एजुकेशन पे, वो हर स्टेट में अलग देखा गया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने 34,641 रुपीज लगाया पैसा। ठीक है। और बिहार में सबसे ज्यादा कम था, 4,088 रुपए। ठीक है। सो यहाँ पर हर स्टेट में अलग अलग देखा जाता है। ओके। अब यहाँ पर और देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है, किसी सेक्टर में ज़्यादा लग रहा है, किसी सेक्टर में कम लग रहा है। तो हम इस बात से ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव है। तो क्या हुआ था, एक एजुकेशन कमीशन था जो कि 1964 से लेकर 66 था। उसने कहा था जीडीपी का कम से भी कम 6% हमें एजुकेशन पे लगाने ही लगाना है, ताकि हमारे देश में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो। और एक टापस मुजम्मदार कमेटी थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में अपॉइंट की थी। उन्होंने कहा था कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए कम से भी कम एजुकेशन पे, कितना, 1.37 लाख करोड़, वो भी 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि 99 से लेकर 2006 और 7 तक। ठीक है। ताकि सारे इंडियन के जो बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स है, वो सब अच्छे से एजुकेशन कर पाए। कंपेयर टू दिस जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि हमने कहा था कि जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा लगना चाहिए, लेकिन अभी तो सिर्फ हम जीडीपी के 4% पे ही पहुंचे, जो कि बहुत कम है। ठीक है। तो हमें 6% के गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है, और शायद अपकमिंग ईयर्स तक पहुंच भी जाए। तो 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये राइट लेके आया था कि चाइल्ड को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। और गवर्नमेंट जो है एक चीज और कर रही है, जैसे एक हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो लोग बाग है उनकी इनकम का भी थोड़ा परसेंट जो है एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे आता है। तो वो चीज क्या है, एजुकेशन सेस है। एजुकेशन सेस जो है गवर्नमेंट 2% लेती है। अब ये एजुकेशन सेस क्या है वो देखो, ये एक एडिशनल टैक्स लगा लो आप, बेसिक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लेती है, ताकि बच्चों की जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उनके लिए फंड आ जाए, वो भी लोगों की इनकम से। ठीक है। तो ये 2% गवर्नमेंट एजुकेशन सेस लेती है लोगों से। ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए बच्चों को काफ़ी न्यू लोन स्कीम्स निकालती है, ताकि वो हायर एजुकेशन भी आराम से कर सकें। अब एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया देख लेते हैं। जनरली एजुकेशनल अचीवमेंट जो है वो हमारी कंट्री में काफ़ी देखने को मिली है, स्पेशली 2 डिकेड्स में। ये देखो, पहले 1990 में एडल्ट लिटरेसी रेट कितना था, मेल और फीमेल का इतना इतना। ठीक है। और प्राइमरी कंपटीशन रेट मेल और फीमेल का, फिर यूथ लिटरेसी रेट मेल और फीमेल का इतना था। और 2017 और 18 में देख लो कितना ज़्यादा बढ़ गया है हर चीज़ में, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की तरफ में से आते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, की सभी एजुकेटेड हो, ये अभी भी सपना है। ठीक है। दो लिटरेसी रेट जो है एडल्ट के और यूथ के दोनों बड़े हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी भी आज इतनी संख्या है जितनी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश की पॉपुलेशन थी। तो 2050 में जब हमारे इंडिया का संविधान रचा गया था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास किया था, तो वहां पर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, वो ये था कि सभी को, गवर्नमेंट को सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सबको देनी है, सारे बच्चों को, जो कि 6 से लेकर 14 ईयर्स की एज है, वो भी 10 साल के अंदर अंदर। लेकिन क्या हम ये जो गोल है वो अचीव कर पाए? क्या हम सभी को 100% लिटरेट बना पाए? नहीं बना पाए। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज देखने को मिली है, जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। जेंडर की जो इक्वालिटी है वो ज्यादा अच्छे से बढ़ी है। पहले हमने देखा था कि जो मेल और फीमेल है, इस टेबल में देखो कितना ज्यादा फर्क है, मेल तो इतने परसेंट है और फीमेल इतनी परसेंट एजुकेटेड है। तो पहले बहुत ज्यादा ऐसे भेदभाव रहता था मेल और फीमेल में, क्योंकि नैरो सोच थी। लेकिन अब जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है जेंडर में भी, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है कि वुमेन को एजुकेट किया जाए अलग अलग सेक्टर्स में, है ना। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, सोशल स्टेटस जो है वुमेन का वो भी अच्छा हो जाए, क्योंकि वुमेन एजुकेशन की वजह से अच्छा सा फर्टिलिटी रेट होगा। हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ हमें लिटरेसी रेट के साथ साथ
एडल्ट लिटरेसी को भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि एडल्ट भी अच्छे से रीड एंड राइट कर पाए, एजुकेट हो पाए, है ना। और लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं उतनी ज़्यादा जॉब भी नहीं मिलती उनको, मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। सो एक एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक सर्वे लिया था 2011 और 12 में। उन्होंने देखा कि जो यंग यूथ मेल है जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो भी अनएम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में, यानी कि 19% से, और अर्बन एरिया में थोड़ा कम था, 16% जो ग्रेजुएटेड है उनको भी जॉब नहीं मिल रही थी, 16% अनएम्प्लॉयमेंट थे, सबसे अनएम्प्लॉयड थे। और सबसे ज़्यादा असर किसको पड़ा है? रूरल यंग फीमेल ग्रेजुएट को। जो गाँव में जिन लोगों ने, जिन लड़कियों ने या फिर जिन फीमेल ने ग्रेजुएशन करी है वो तो 30% अनएम्प्लॉयड थी, ठीक है। लेकिन अब जो है 3 to 6% ही रह गया। लेकिन अभी भी हमें इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहिए। जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे था 2017-18 में, उसने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई थी हमें, है ना। सो गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन के ऊपर भी पैसा लगाना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी अच्छा अच्छा बनाना चाहिए, स्टूडेंट्स को इस तरीके से एनेबल करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पा सके, है ना। जब हमने देखा कि जो लेस एजुकेटेड है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो तो अच्छे अच्छे कमाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए बोला है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के, उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस के अंदर सुधार करने के लिए चाहिए, ताकि वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट और अच्छे से कर सकें, एजुकेशन और हेल्थ को अच्छे से फैला सकें, है ना, डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी से, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और इक्वालिटी हो, और इंडिया में साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर जो है एज अ वर्ल्ड की तरह बढ़ती रहे, और यहाँ पर जो है कंडीशंस इतनी ज़्यादा बढ़े ताकि इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है ईजी सा था वो खत्म होता है। एंड फाइनली आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।